सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की नदियों के विषय में। भारत की नदियाँ जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है, इनके विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला पार्ट इस वीडियो का, ये जो पहला पार्ट है, इसमें हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के विषय में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो नदी तंत्र है, सबसे पहले जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं वो नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है। सिंधु नदी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडस रिवर, और इंडस से ही इंडिया नाम भारत का पड़ा है। देश का नामकरण इसी नदी के नाम पर हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसके विषय में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम जो है, उद्गम मतलब ओरिजिन, तिब्बत में है। मानसरोवर झील है, वहां पर राकस ताल भी है। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तिब्बत से ये लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में प्रवेश करने के बाद इस भाग में ये बहुत ही दर्शनीय कोर्स का निर्माण करती है। और इस चित्र में बहुत सारी नदियां जैसे जास्कर, शौक, गिलगित, तोची, गोमल, हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी ये बलूचिस्तान नहीं है, ये बाल्टिस्तान गिलगित से बहते हुए अकटक के अंदर पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आ जाती है और फिर पाकिस्तान में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद इसमें मिठानकोट के नज़दीक जो पंचनद है, पंचनद के बारे में भी अभी हम मैप में चर्चा करेंगे। जब हम इनको मैप से समझेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ 5 नदियों का जिक्र हुआ है, पंचनद जिसको कहा जाता है। उनमें सबसे पहली आती है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनको प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता था? यहाँ देखेंगे वितस्ता, ये झेलम का पुराना नाम है। भारतीय ग्रंथों में झेलम को वितस्ता कहा गया है। चेनाब चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। रावी को इरावती कहा जाता है प्राचीन शास्त्रों में। विपाशा यानी व्यास और शतद्रु यानी सतलुज, ये 5 नदियां हैं। इनकी जो एक धारा बन जाती है लास्ट में, जब ये मिल जाती हैं आपस में, तो इसको पंचनद कहा जाता है। और वो पंचनद कहाँ जाके मिलता है? सिंधु नदी में जाकर मिलता है। और सिंधु नदी फिर पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से को सिंचित करते हुए जा मिलती है अरब सागर में, कराची के पास। मैप से अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए आप, इंडस यहाँ से निकलती है, ये तिब्बत का भाग है, ये लद्दाख में यहाँ से प्रवेश किया। यहाँ एक नदी मिलती है इसमें जास्कर, और यहाँ से एक नदी आती है शौक नदी, नुब्रा नदी शौक में मिलती है। फिर ये धारा मिलती है इसमें जाकर के, यहाँ गिलगित नदी यहाँ प्रवेश करती है और सिंधु में मिलती है। सिंधु फिर आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर स्वात, काबुल, कुनार, कुर्रम, तोची, गोमल, कुंदर, झोब, ये सारी नदियाँ इंडस में मिल जाती है। तो सिंधु नदी का यहाँ से देखना है आपको कि कहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से फिर ये जाती है ऊपर की ओर, यानी इसकी दिशा देखिए कौन सी दिशा में, लगभग उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई। और यहाँ श्रीनगर से काफ़ी दूर से ये शौक नदी यहाँ मिलती है, इसमें गिलगित नदी यहाँ से मिलती है। ये वो क्षेत्र है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी पीओके में पड़ता है। इसके बाद नदी चली जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है पेशावर के नज़दीक से। इसमें स्वात नदी, काबुल नदी अफगानिस्तान से आती है जो इसमें प्रवेश करती है, और ये यहाँ जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। अब बात करते हैं 5 नदियों की। 5 नदियां, मुख्य नदियां, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे झेलम की। झेलम के अगर उद्गम स्रोत की बात करें तो झेलम जो है, झेलम यहाँ देखिए श्रीनगर के पास एक पड़ता है बेरीनाग, वहां इसका उद्गम स्थान है। और ये देखिए झेलम यहाँ से स्टार्ट होती है श्रीनगर के पास से। यहाँ श्रीनगर की जो वुलर झील है उसमें से बहते हुए ये नदी मुड़ जाती है। यहाँ से देखिए कितना तीखा टर्न लेती है और यहाँ आ जाती है, ये चेनाब में मिल जाती है यहाँ पर। अब जो दूसरी मुख्य नदी है वो है चेनाब।
चेनाब। चेनाब नदी मुख्यतः दो धाराओं से बनी है। अभी हमने इसका नाम का जिक्र किया था चंद्रभागा। दो धाराएं हैं। यहाँ देखिए जास्कर से थोड़ा सा नीचे ये एक भाग है इसका चंद्र और दूसरी है भागा, दोनों मिलती है तो चेनाब का निर्माण होता है और ये यहाँ से बहते हुए चली जाती है सीधी पाकिस्तान में। उसके बाद एक और नदी है रावी नदी। रावी नदी जो है उसका उद्गम स्थान यहाँ पर, ये देखिए रावी नदी। रावी नदी लाहौर इसके किनारे पे पड़ता है, अमृतसर से थोड़ा ऊपर से निकलती है और सीधी चली जाती है पाकिस्तान में। कुछ दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई चली जाती है चेनाब में मिलने के लिए। तो दो नदियां चेनाब में मिलती हैं, झेलम और रावी। अब बात करते हैं व्यास की। व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो कोई, ये 3-4 नदियां देखिए, रोहतांग दर्रे के पास ही है ये चंद्रभागा। यहां पर एक बात और देखेंगे, चेनाब नदी के पास यहां पर एक दर्रा है बारालाचा ला। मुख्यतः नदियां दर्रों के पास से निकलती है। बारालाचा ला दर्रे के पास से निकलती है चेनाब और फिर निकलती है नीचे से रावी, यहां रोहतांग दर्रे के पास से नीचे से। उसके बाद ब्यास भी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से थोड़ा सा ऊपर यहां से निकलती है। फिर बात करते हैं व्यास नदी कहां जाकर के मिलती है। व्यास नदी जाकर के मिलती है सतलुज में। और सतलुज नदी का उद्गम स्रोत देखिए कहां पर है। ये ट्रांस हिमालयन रिवर्स है, 2-3 रिवर्स देखिए। ट्रांस हिमालयन रिवर्स वो होती हैं जो हिमालय के पार से आती हैं। इंडस हो गया, इंडस के बाद यहाँ पर 2 झीलें हैं, राकसताल और मानसरोवर। ये इसका जो उद्गम स्थान है वो यहाँ पर है। सतलुज और जो सिंधु है उनका उद्गम स्थान लगभग नजदीक है, यहाँ मेप में थोड़ा सा गड़बड़ी है। उद्गम स्थान राकसताल और मानसरोवर झीलों से सतलुज नदी निकलती है। यहाँ से देखिए शिपकीला, सतलुज नदी का जो दर्रा है यहाँ शिपकीला दर्रे से होती हुई ये आ जाती है यहाँ पर और इसमें आकर के यहाँ मिलती है व्यास नदी पंजाब में। और अगर भाखड़ा बांध आपने नाम सुना होगा, व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, गोविंद सागर, रंजीत सागर झीलें हैं यहाँ पर। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब डैम्स का टॉपिक होगा। और ये सतलुज जाकर के मिल जाती है चेनाब में। और जब ये 5 नदियां मिल जाती है तो इसको कहा जाता है पंचनद। इन्हीं 5 नदियों के नाम पर भारत और पाकिस्तान का जो पहले होता था संयुक्त पंजाब, उसका नामकरण हुआ है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद एक और मुख्य नदी तंत्र है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो नदी तंत्र है, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में हो गया। सतलुज जो है मानसरोवर झील के नजदीक राकसताल से निकलती है, चेनाब में मिलती है, 1050 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। रावी रोहतांग दर्रे के नजदीक कांगड़ा जिले से निकलती है, चेनाब में जाकर मिलती है, 720 किलोमीटर बहती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप तल से निकलती है, सतलुज में मिलती है, 770 किलोमीटर तक बहती है। झेलम कश्मीर के बेरी नाग में शेषनाग झील से निकलती है। चेनाब बारालाचा ला दर्रे की बात करी थी अपने, लाहौल स्पीति से निकलती है, सिंधु में जाकर के मिलती है, 1800 किलोमीटर तक ये बहती है। अब एक मुख्य नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण। गंगा नदी की बात आती है तो बहुत ही पवित्र नदी हमारे देश में इसको माना जाता है। और बहुत सारी नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की भी और हिमालय की बहुत सारी नदियां इसमें आकर के अपना जल छोड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में सबसे बड़ी नदी है। इसका जो जल ग्रहण सिंचित क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, जल ग्रहण क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है भारत में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से हम इसको देखेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि गंगा नदी, इसकी सहायक नदियों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गंगा नदी निकलती कहाँ से है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, कहा जाता है कि गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 ग्लेशियर्स हैं। जब भी नदी निकलती है ग्लेशियर से निकलती है। जो हिमालय की नदियाँ मुख्यतः ग्लेशियर्स से निकलती है और ये साल भर चलती रहती है। यहाँ पर 2 ग्लेशियर्स हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नहीं निकलती, यहाँ से भागीरथी निकलती है। और ये शतोपथ ग्लेशियर है जहाँ से अलकनंदा निकलती है। 2 नाम आपको याद रखने हैं, भागीरथी
अलकनंदा। ये आकर के जब देवप्रयाग में मिलती है तो बनती है गंगा। दोनों नदियां भागीरथी, अलकनंदा दोनों मिलती है तो बनती है गंगा। अब देख लेते हैं कि किस तरह से ये गंगा बनी। ये देखिए यहाँ इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये स्तोपथ ग्लेशियर है। यहाँ से दो धाराएं निकलती है, ओली गंगा और विष्णु गंगा, जो विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है। ये चार नाम याद रख लीजिए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, चारों जो है तीर्थ स्थान है, उत्तराखंड में स्थित तीर्थ स्थान है। विष्णु प्रयाग में ओली गंगा, विष्णु गंगा मिलती है, अलकनंदा बनती है। अलकनंदा जाकर के कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा में एक पिंडार नदी मिलती है। उसके बाद रुद्र प्रयाग में इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है, और देव प्रयाग में ये जो संयुक्त धारा है अलकनंदा की, ये मिल जाती है भागीरथी से और बनती है गंगा। ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। गंगा नदी की हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक मुख्य सहायक नदी यमुना नदी की। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ पर्वत से निकलता है, यहाँ से एक धारा निकलती है और हरियाणा के ताजेवाला में ये मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए दिल्ली, हरियाणा यूपी की सीमा बनाते हुए दिल्ली और फरीदाबाद से बहते हुए आगरा के नज़दीक आ जाती है। आगरा ताजमहल के किनारे से बहती है ये। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं वो देख लीजिए। कुछ इधर की नदियाँ, ये देखिए यहाँ तक देखिए, इधर से नदियाँ मिल रही है, इधर से भी नदियाँ मिल रही हैं, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली कुछ नदियाँ हैं जो इसमें मिलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंबल नदी की। ये CHM लिखा हुआ है, मतलब चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट, 15 किलोमीटर, महू एक कस्बा है, उसके निकट ये नदी, इसका उद्गम स्थान है। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये काफ़ी दूर, ये जो मालवा का पठार है यहाँ से बहते हुए यहाँ से एक टर्न लेती है और जाकर के मिलती है यमुना में। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। सिंध, इसके नज़दीक से ही सिंध नदी निकलती है जो जाकर के मिलती है यमुना में। बेतवा, ये याद रखना है क्रम से, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये नदियाँ मिलती है। गंगा की सहायक नदी इनमें से टोंस और सोन है। ये नदी जो चारों हैं ये है यमुना नदी की सहायक नदियाँ, जबकि ये मिलती जाकर के गंगा में ही है। यहाँ सिंध नदी, फिर बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी और सोन नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा निकलती है जो इधर जाती है। यहाँ सोन नदी जाकर के मिलती है गंगा में, टोंस भी मिलती है गंगा में। यमुना नदी इन चारों नदियों का जल लेकर के जाकर के मिलती है इलाहाबाद में गंगा में, और ये गंगा बन जाती है। एक और नदी है दामोदर नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, सॉरी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये नदी, ये जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ से निकल के जाकर के मिलती है हुगली नदी में। गंगा नदी की दो धाराएं आगे बन जाती है जिनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये हुगली है और ये गंगा है, इतना ध्यान में रखना है। हुगली में जाकर के दामोदर मिलती है। इधर वाली जो नदियां हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और ये दामोदर नदी। अब कुछ नदियों की जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं वो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब जो नदियां अभी आपने समाचार में देखा होगा कि भारत में, बिहार में बहुत बाढ़ आई हुई है, इन नदियों की बदौलत आई हुई है। इनका जिक्र अभी हम करने वाले हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहले रामगंगा। रामगंगा गढ़वाल से आती है, यहाँ से उत्तराखंड से, और गंगा में मिलती है। गोमती नदी जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ से निकलती है और आकर के मिलती है गंगा में। घाघरा नदी गंगा में, गंडक नदी गंगा में, सबसे लास्ट में आती है कोसी नदी, गंगा में मिल जाती है और फिर ये बनती है गंगा, संयुक्त गंगा। और ये यहाँ से दो भागों में बट जाती है। एक तो सीधी पश्चिम बंगाल से होते हुए चली जाती है समुद्र में, दूसरी जो धारा है इसकी वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ एक और नदी है महानदी। वो महानदी नहीं है जो बड़ी नदी है, ये छोटी एक नदी है महानदी जो सिक्किम से आती है और गंगा में मिलती है। यहाँ
दो धाराओं की हम बात कर रहे थे। दो धाराओं में ये जो सांगपो नाम दिख रहा है आपको, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से प्रवेश करती है भारत में, और बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसको जमुना कहा जाता है। गंगा जब यहाँ जाती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। गंगा जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो पद्मा कहा जाता है। इसमें मिलती है जमुना, और ये जो पद्मा है ये मिलकर के बनाती है पद्मा नदी। इसमें आकर के एक नदी मिलती है मेघना या बराक, फिर ये धारा संयुक्त धारा हो जाती है मेघना नदी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये है किसका जिक्र, गंगा नदी तंत्र का जिक्र। इसको थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दो देशों से होकर गुजरती है। मुख्य नदी है, अनेक सहायक नदियां हैं। निर्माण हमने पढ़ लिया। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है, गंगा का निर्माण करती है। धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडार नदी, इनका सबका हमने जिक्र कर लिया है। चलिए, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से, ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है, कितने राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गंगा नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड में बहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई है झारखंड में। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा कहलाती है। पद्मा से ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है तो दोनों पद्मा कहलाती है। आगे चलकर पद्मा में मेघना नदी आकर मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा को जैसे मैंने बताया मेघना नदी कहते हैं। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मणिपुर से ये नदी आती है जो मेघना और बराक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, पद्मा और जमुना की धारा को पद्मा कहते हैं। डेल्टा ये बनाती हैं। तो डेल्टा होता क्या है? डेल्टा जब नदी की धारा समुद्र के नजदीक पहुंचती है तो कई धाराओं में बट जाती है, उनके बीच में दलदली क्षेत्र या फिर जमीन भी हो सकती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। पंजानुमा आकृति बनाती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल नज़दीक से, यहाँ से जहाँ से सतलुज और सिंधु निकलती है वहीं से एक चेमायू लंग ग्लेशियर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर चलते हुए यहाँ एक तीखा मोड़ लेती है। नामचा बारवा पर्वत है यहाँ पर, और यहाँ एक गोर्ज का निर्माण करती है, दर्शनीय गोर्ज। इसकी जो ऊंचाई है वो 2350 मीटर से सीधी रह जाती है 135 मीटर। इतनी खड़ी ढाल बनाती है नदी। तो एक गोर्ज बनता है जो बहुत दर्शनीय है, जिसको दिहांग गोर्ज के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। उसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये नदी मिलती है, तीस्ता रिवर है। ये तीस्ता रिवर ये सिक्किम से निकलती है और जाकर के मिलती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद एक जल ढाका नदी है, जल ढाका, ये भी इधर से मिलती है, जो भूटान है वहाँ से आती है। भूटान से एक और नदी आती है, मानस नदी, बेकी नदी। भूटान से 3 नदियाँ ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है। केमंग नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। सुबनसिरी, लोहित, ये इस साइड से मिलती है। थोड़ा सा देखिए, ऊपर से मिलने वाली नदी और नीचे से मिलने वाली। लोहित और लोहित और दिहांग 2 नदियां हैं जो इस साइड से यानी पूर्वी साइड से इसमें मिलती है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। गंगा में मिलने के बाद ये हो जाती है पद्मा, और जब इसमें एक और नदी बराक या मेघना मिलती है तो ये बन जाती है संयुक्त धारा। कौन सी धारा बन जाती है? मेघना धारा। तो ये है भारत की नदियों का विवरण। थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सांगपो इसको कहते हैं तिब्बत में। दिहांग कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। ब्रह्मपुत्र भारत में कहा जाता है और जमुना कहा जाता है इसको बांग्लादेश में। तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है, नामचा बरवा के समीप अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमालय को काटकर दिहांग गोर्ज बनाती है, अरुणाचल में प्रवेश करती है तो दिबांग नदी और लोहित नदी इसमें मिलती है, मुख्य नदियां। असम की ये समतल घाटी में बहती है। फिर
एक रेंप घाटी में। रेंप घाटी क्या होती है? रेंप घाटी होती है कि जो ऐसे ज़्यादा ढाल भी नहीं हो, रेंप जैसे होता है बिल्डिंग्स में बनाया जाता है। उसके बाद सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के नितामू झील से निकलने वाली, अगर कोई पूछे कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तीस्ता का भी हमने जिक्र किया था, सिक्किम से निकलती है और आकर के मिलती है बांग्लादेश में, जमुना से मिलती है। तो वो नदी कहाँ से निकलती है? नितामू झील से निकलने वाली तीस्ता नदी नितामू झील से निकलती है। और ग्लेशियर का नाम क्या है? जेमू। ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। बराक नदी मिलती है तो मेघना बन जाती है। बांग्लादेश में मेघना नदी को सूरमा नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया, भरोली, पगलादिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी और संकोश। मानस नदी भूटान से निकलती है। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम में। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और पश्चिम बंगाल में सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये है भारत की जो मुख्य नदियां हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। इनके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।